हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने केमिस्ट्री की डिटेल के अंदर एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसका हाइड्रोकार्बन चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। आज इसकी लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। वैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी, बस खुद ने डिलीट कर दी गलती से। अब मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है ये वीडियो। और ये वीडियो इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर का फिफ्थ पार्ट। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो कृपया करके इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा 11th क्लास की। उसमें 4 पार्ट इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज इसका लास्ट पार्ट है 5वां। ठीक है, तो आप पहले वो देख लीजिए 4, ताकि आपको समझ में आ जाए। बस अपने यहाँ से स्टार्ट करना है आज। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हमने बेंजीन बनाया, इसको बोलते हैं, बोलते हैं C6H6। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। हमने बेंजीन बना। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? देखो, बेंजीन इज कमर्शियल आइसोलेटेड कोल तार, हाउएवर इट मे बी प्रिपेयर्ड लेबोरेटरी बाय। ये बता रहा है भी अपने कमर्शियल आइसोलेट करते हैं कोल तार से, और अपने अब इसको लेबोरेटरी में काम ला सकते हैं। देखो किस किस बात पे। फर्स्ट मेथड है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। इथाइन तो आपको पता होगा ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C। जब आप इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हो इथाइन के और उसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो, ये देखो ऊपर रिएक्शन दी है, मैं ऊपर से करवाई देता हूँ। इसी चैप्टर के अंदर थी, जब अपने इथाइन की रिएक्शन की थी। ये देखो, थोड़ा ही ऊपर, ये देखो, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। जब अपने, ये देखो लिखा हुआ, जब अपने इथाइन को, ये होती है इथाइन, और कितने मॉलिक्यूल लिए हैं अपने इसके? 3। इथाइन के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 3। ये देखो 1 2 3। इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में आपने जब, थोड़ा साफ कर देता हूँ, देखो इसको, बढ़िया समझ आ जाएगा आपको। ये देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन अब उसने दोबारा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसी चैप्टर में रिएक्शन है। ये देखो, आपने 3 मॉलिक्यूल किसके लिए हैं? इथाइन के। 3 मॉलिक्यूल किसके लिए हैं? इथाइन के। रेड हॉट आयरन ट्यूब में आपने इसको गर्म किया 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपके पास क्या बन गई? बेंजीन। क्या बन गई? बेंजीन C6H6। और आपको पता है, ये रेजोनेंस दिखाता है, तो ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन की है, ये आपको बताइए, सिंपल सा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो गया। आप इथाइन को अगर आयरन ट्यूब के अंदर 873 कैलोरी पे गर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या बन जाएगी? बेंजीन। क्या बन जाएगी? बेंजीन। सेकंड मेथड आपको क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसी चैप्टर में आपने किया था। डीकार्बोक्सिलेशन का मीन क्या होता है? CO2 का बाहर जाना कार्बोनेट के रूप के अंदर। आपको पता है सोडा लाइम में रिएक्शन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन इसी चैप्टर में किया आपने, सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को, इन दोनों को इकट्ठे रूप के अंदर क्या बोलते हैं? सोडा लाइम रिएजेंट। सोडा लाइम रिएजेंट, ये इसमें दिया गया, ये देखो लिखा हुआ, सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को इकट्ठे रूप में। इसकी प्रेजेंस में आप इसको देखो, सोडियम साल्ट है, ये देखो लिखा हुआ है। सोडियम साल्ट है किसका? बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का। देखो सोडियम साल्ट कैसे, बेंजोइक एसिड का कैसे? ये होता है, आपको पता है, बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH। अगर आप H को सोडियम से रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाता है? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइक एसिड। आप इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म करो, और सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म करने पे आपको पता है CO2 क्या चला जाता है? बाहर। किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में। सोडियम ये देखो, सोडियम कार्बोनेट के रूप में बाहर चला जाएगा। ये तीनों देखो, NaO, ये, और ये पूरा कंपाउंड बाहर चल जाएगा। Na2 हो गया, ये देखो, Na2, C कितने O, ये रहे दो, एक ये रहा, 3 O होगी, C ये रहा, और H ये रहा, और ये H बचेगा, ये इसके ऊपर क्या कर देगा? रिएक्ट, यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये आपकी क्या बन जाएगी? C6H6 क्या बन जाएगी? बेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है। याद रखना, डी कार्बोक्सिलेशन का मीन क्या है? CO2 का बाहर जाना, और किसके रूप के अंदर? कार्बोनेट के रूप में। ये देखो कार्बोनेट एक ही हो, ये रहा सोडियम, देखो सोडियम ऑक्साइड ये रहा, ये 2 सोडियम होगी, सोडियम 2 होगी, COO, ये 2 O, ये एक 3, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और जो H बचा वो इसके साथ लग गया, C6H6 बेंजीन के रूप में। ये सिंपल सी रिएक्शन थी। और थर्ड, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, आपको पता है, अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाओ, ये तो आपको मैंने करवाया है, अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोल। सिंपल सी बात है। आप जिंक की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन हीट कराओ,
और जिंक आपको पता है ऑक्सीजन को क्या ले जाएगा बाहर, मीन्स ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रही है रिडक्शन। ये देखो लिखा हुआ, फिनोल को आप रिड्यूस करो और बेंजीन क्या बन जाएगी, ये देखो आपके पास क्या बन जाएगी बेंजीन, C6H6 क्या बन जाएगी बेंजीन। देखो बेंजीन के तीन ही प्रिपरेशन के मेथड हैं। फर्स्ट कौन सा है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, इथाइन का पॉलीमराइजेशन कराओ, आपके पास क्या बन जाएगी बेंजीन। सेकंड है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड में कौन सा एसिड है, सोडियम सॉल्ट का या सोडियम बेंजोइक एसिड है यहाँ पे। और ये सिंपल सा है, इसको सोडियम, हाँ ये हो गया सिंपल सा, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया। और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 बाहर चला जाता है। एक कार्बन हमेशा कम प्रोडक्ट बनता है, अगर इधर 4 कार्बन है तो हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन में 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स एक कार्बन कम कर देना। और रिडक्शन ऑफ फिनोल, ये सिंपल सा है। अब सुनो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। सबसे पहले आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी है, नॉन पोलर, तो आपको पता है केमिस्ट्री का ही रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होगा, मींस अपने जैसे, ये पानी के अंदर मिक्सेबल नहीं है, अपने जैसे नॉन पोलर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही डिजोल्व होगा, ये सिंपल सी बात इसने दी है। और इसके बारे में क्या पता है आपको, ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। और ये आपको पता ही है एरोमेटिक कंपाउंड में आपने एरोमा शब्द से सुना होगा, प्लीजेंट स्मेल आती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं एरोमा, एरोमेटिक एरोमा शब्द से, मैंने ये मैंने आपको बताया था पहले, ये देखो लिखा हुआ है। ये कलरलेस लिक्विड में भी हो सकते हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अरोमा मीन्स इनमें प्लीसेंट क्या आती है स्मेल। इसी का रूप आपको पता है नैप्थलीन बॉल होती है, वाइट वाइट की बॉल देखी हुई है आपने, जो पब्लिक टॉयलेट के अंदर रखी जाती है, और सिंपल अपने घरों में भी रखते हैं, कपड़ों के अंदर भी, यूज टू टॉयलेट। और ये देखो लिखा हुआ प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथ, क्योंकि इनमें क्या थी यूनिक स्मेल, ये सिंपल से इसने बताया। और मोथ रेपलेंट प्रॉपर्टी भी इनमें पाई जाती है, ये सिंपल सा है। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये देखो ऊपर बताया था, ये नॉन पोलर है तो वाटर के अंदर तो ये डिजोल्व होंगे नहीं, तो अपने जैसे नॉन पोलर कंपाउंड में ये क्या होता है मिक्सेबल होते हैं, ये सिंपल सी बात है। एरोमेटिक कंपाउंड ये देखो इमिक्सेबल है वाटर में, क्यों, ये नॉन पोलर है और वाटर क्या है पोलर, तो इसने ये बताया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होंगे डिजोल्व, ये सिंपल सी बात इसने बताई। अब सुनो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल सा आपको पता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड मान लो बेंजीन, बेंजीन के पास आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड कितने हैं 3, तो आपको पता है ये रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इसके ऊपर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल आके क्या कर सकता है अटैक। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो कमी, वो उसके ऊपर आके रिएक्ट कर सकता है, या ये उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसका हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाएगा और इसके ऊपर आके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। और ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है ये आगे बताएगा आपको। देखो ये सिंपल सी इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, जो ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इसके पास 3 आपको पता है पाई बॉन्ड है, तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो ये बताया है कॉमनली कौन सी रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफाइल, बट अगर आप आगे देगा ये रिएक्शन बताएगा आपको भी, एडिशन रिएक्शन भी करवा सकते हो आप, ये देखो लिखा हुआ है इसमें लिखा, अगर आप स्पेशल कंडीशन दे रहे हो, वैसे तो एरोमेटिक ये देखो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और लेकिन अगर आप स्पेशल कंडीशन दे रहे हो तो ये एडिशन रिएक्शन भी देगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देगा, नॉर्मली आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और इलेक्ट्रोफाइल में अपने कौन कौन सी पढ़नी है सारे बताऊंगा आपको, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, रिडल क्राफ्ट, एल्केलाइजेशन एंड एसिलाइजेशन आएगा। ये सिंपल सिंपल रिएक्शन, इस पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप या स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है वो कमी। और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन। इनके सभी के मैकेनिज्म है, पर पहले मैं आपको सिंपल सिंपल समझाता हूँ, आप ऐसे याद रखो। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मीन नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा NO2, नाइट्रोनियम आयन आके अटैक करेगा। अब आप देखो इसमें पहले सिंपल से सुनो, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड लिया, किसकी प्रेस पे रिएक्शन करा रहे हो, कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेस पे। आप पहले ये देख लो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, इसमें OH नेगेटिव बनेगा और NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव आपको पता ही है नाइट्रोनियम आयन, और ये क्या होगा यहाँ से H और OH आपको पता है बाहर, जैसे इसका मैकेनिज्म बाद में कराऊंगा, आप वैसे ट्रिक कैसे याद रखना, H और OH बार और ये नाइट्रोनियम उसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये देखो सिंपल सा NO2 ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं नाइट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं नाइट्रेशन, और ये क्या मुझे नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन।
और प्लस में क्या निकल गया, H2O। अब इलेक्ट्रोफाइल याद रखना, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन है, नाइट्रोनियम आई, NO2 पॉजिटिव। बस प्लस माइनस का पता हो, आपका 1 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिया है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में करूंगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आगे है। ये देखो सिंपल लिखा है, A nitro group introduced into benzene ring, benzene heated with the mixture of concentration nitric acid और concentration sulfuric acid, इसको नाइट्रिक मिक्सर बोलते हैं। इन दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं, नाइट्रिन मिक्सर। ठीक है, ये रिएक्शन सिंपल सी है। अब आगे हेलोजिनेशन, ये फिर वही रिएक्शन वैसे ही वैसे सिंपल सी। हेलोजिनेशन का मीन हेलोजन कंपाउंड एक्स ग्रुप, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जनरली आपको पता है क्लोरीन या Br की रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है और आयोडीन आपको पता है धीरे रिएक्शन देता है। तो ज्यादातर तो अपने किसकी रिएक्शन करते हैं, Cl और Br की। और इसमें एक सबसे बढ़िया याद रखना बात, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मीन क्या होता है, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर। अब सुनो AlCl3 क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो AlCl3, या ये देखो लिखा हुआ, यहाँ पे आप फेरस क्लोराइड ले लो, फिर ब्रोमाइड ले लो, AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, सभी के एक सेम बात आता हूँ। क्लोरीन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एल्यूमिनियम, तीन, तीन बॉन्ड बना रखे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और आपको पता है ऑक्टेट रूल के अनुसार ऑक्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबलाइजेशन के लिए, 8। इसके मीन्स मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2। इसका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो मीन्स अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन आपको पता है जो गेन करे इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो इसको इसीलिए लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड का रीजन क्या है, क्योंकि AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसके ऑक्टेट के अंदर आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ये देखो लिखा हुआ। अगर एरीन की रिएक्शन आप हेलोजन के साथ करवाएं, किसके साथ, हेलोजन के साथ, किसके किसकी प्रेजेंस में, कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। ये देखो लुईस एसिड, तीनों के अंदर देख लो आप, तीन तीन बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और सिंपल सा है यहाँ पे H। और इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, एक बन गया मान नेगेटिव, एक क्या बन गया पॉजिटिव, नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव, HCl बार। ये देखो बाद में इसका मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, आप इसे ट्रिक याद रखना। और Cl पॉजिटिव बना है वो Ag इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर ऐड हो, ये सिंपल याद रखना। ये क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। बाकी ये कैटालिस्ट है, ये पता है आपको रिएक्शन को मतलब स्टार्ट करेगा, बाद में निकल जाएगा उसको। कैटालिस्ट आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, आपको पता ही होगा। बस वैसे मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल याद रखना, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस HCl के साथ रूप में। बाकी इसका आएगा आपको जो मैकेनिज्म मैं बता दूंगा। सल्फोनेशन याद रखना, ये सिंपल सी रिएक्शन है सल्फोनेशन। बस इसके अंदर याद रखना इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसमें, न्यूट्रल। जब आप बेंजीन की रिएक्शन, जब आप बेंजीन की रिएक्शन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या जुड़ता है इसके साथ, SO3, SO3 आप याद रखना। ये न्यूट्रल है, यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिंपल सी। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। अगर हेलोजन से आप सब्स्टिट्यूट करा तो उसे क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। ये सिंपल सी रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड लग जाएगा, H इसका आ गया SO3H। सिंपल सी रिएक्शन है, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ। अब सुनो फ्रीडल का, इस ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम से ही आती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बट ये दो तरह से होती है, अब आपको मैं दोनों बताता हूँ। देखो एक होता है एल्कलाइलेशन, एक होता है एसिलाइजेशन। एक क्या होता है, एसिलेशन, एक होता है एल्किलेशन, एक होता है एल्किलेशन। अब सुनो दोनों ग्रुप क्या है, पहले ये सुन लो आपको समझ नहीं होगी। आपने एल्केन तो सुना होगा, एल्केन तो सुना ही, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये मैंने इसी चैप्टर में बताया, पर इसका पहले बताऊँ। एक होता है एल्काइल ग्रुप, एक कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप। इसको R से भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो एल्केन में क्या आता है, CH4 मीन्स मीथेन, मीन्स क्या है, मीथेन। C2H6 क्या हो गया, इथेन। ये थोड़ा आपको बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अब सुनो, अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा रहे हो, जैसे मान लो CH4 का क्या बन गया, CH3, C2H6 का क्या बन गया, C2H5, तो उसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। उसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ये सिंपल सा है, उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1 2 था, यहाँ एक हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ क्या है, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर मिथाइल। ये वैसे मैं करवा चुका हूँ, पर फिर इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। और जैसे प्रोपेन का क्या बन जाएगा, प्रोपेन क्या होता है, C3H8, तो C3H7 क्या हो जाएगा,
प्रोपाइल। अब सुनो इनको मैंने क्यों बताया, अगर ये ग्रुप किसी पे जुड़े मीन्स एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप किसी पे जुड़े तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किलेशन, एल्किलेशन। अब सुनो इस सिंपल सी बात, ये देखो यहाँ मिथाइल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल तो ना, ये इथाइल पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो क्लोरोमीथेन में क्या बन गया, आपको पता है मिथाइल क्या बन गया, पॉजिटिव कार्बन केटाइन, ये भी कार्बन केटाइन, और ये क्या बना मिथाइल, यहाँ क्या बना इथाइल कार्बन केटाइन, ये पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है यहाँ से H Cl के रूप में बाहर, H और Cl बाहर, H और Cl क्या हो जाएंगे बाहर, सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन होगी तो और तरीके से, पर मैं आपको वैसे सिंपल ये आई दिखा रहा हूँ। और ये ग्रुप जो बने हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये इसको क्या कहते हैं, ये देखो लीजिए, और CH3 लगी आपको पता है बेंजीन में, तो उसको क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। और ये सिंपल सी बात, ये सारी की सारी रिएक्शन किस में हो रही है, एनहाइड्रिक AlCl3 की प्रेजेंस में। सिंपल सी सुनो, एल्किलेशन का मीन क्या है, एल्काइल ग्रुप ऐड हो, एल्काइल ग्रुप आपको पता है मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। अगर मिथाइल जुड़े तो क्या बनेगा, टोल्यूइन, और इथाइल जुड़े तो क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। फीडल क्राफ्ट एल्किलेशन आपसे पूछ ले तो सिंपल सी बात है, बेंजीन को आप ट्रीट कराओ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किसी के मतलब क्लोरो मिथेन या क्लोरो इथेन या क्लोरो प्रोपेन मीन्स सिंपल सा, ये देखो आप एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में कराओ और एल्किल ग्रुप उसके ऊपर बेंजीन ग्रुप ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट सिंपल सी रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट आपको याद रखना है। अगर एल्काइल ग्रुप ऐड हो, एल्काइल ग्रुप पता है आपको, उसका H बाहर निकालना है तो इसके साथ क्या होगा, हेलाइड होगा, सिंपल सी बात है, हेलाइड और H तो बाहर चलेगी, ये रहा HCl, तो बचा कौन, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दो तो उसे क्या बोलते हैं, एल्किलेशन। एल्किलेशन का मीन क्या है, आर ग्रुप का ऐड होना, एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, सिंपल सी रिएक्शन है। और ये मैंने बताई दी आपको, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो और एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। एल्काइल बेंजीन क्यों, क्योंकि ये हो गया एल्काइल ग्रुप और ये क्या बन गया, बेंजीन, सिंपल सी। अब सुनो यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, अगर आप 1 क्लोरोप्रोपेन लो, अगर आप क्या लो यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या था, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन ली तब तो आपके पास क्या बन गई, टोल्यूइन। अगर आपने क्लोरोइथेन ली, क्लोरो इथेन ली तो आपके पास क्या बन गई, इथाइल बेंजीन। अगर यही आप देखो सिंपल सी रिएक्शन है, बस इसके अंदर थोड़ा सा आपको पता है, ये क्या कह रहा है, अगर आप क्लोरोप्रोपेन ले रहे हो, क्लोरोप्रोपेन, तो बनेगा क्या, अब सुनो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये चला गया, मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये प्लस आपको पता है ये 1 डिग्री बनाए, अगर ये इसको H दे दे और ये प्लस इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बन केटाइन बन जाएगा, पॉजिटिव, ये ऐसे बन जाएगा 2 डिग्री कार्बन केटाइन। और आपको पता है 1 डिग्री कार्बन केटाइन से क्या स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बन केटाइन, और इसको पूरे को इसके ऊपर ऐड कर दो, इसके ऊपर आप इसको पूरे को ऐड करोगे तो ये ऐसे बनेगा, CH CH3 और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, तो ये इसी में मिला है। अगर आप 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन करवा रहे हो बेंजीन के साथ तो एन प्रोपाइल ये वाला ना जुड़ के कार्बन सीधा ये वाला कार्बन जुड़ रहा है, मीन्स आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। रीजन क्या है, 1 डिग्री कार्बन केटाइन लेस स्टेबल है और 2 डिग्री कार्बन केटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल। यहाँ H क्या हो जाएगा, इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन केटाइन पॉजिटिव चार्ज इस दो वाले पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आपकी क्या बन रही है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है वैसे, क्योंकि अब आपको वैसे याद रह जाएगा सिंपल, आप डायरेक्ट इस कार्बन को उससे जोड़ दो, ऐसे नहीं बनेगा। एन प्रोपाइल का मीन ये नहीं बन रहा आपका प्रोडक्ट, एन प्रोपाइल का मीन क्या है, ये वाला CH CH2 CH3, ये प्रोडक्ट नहीं है। रीजन ये 1 डिग्री है और वो कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन के टाइम क्या था, ज्यादा स्टेबल। बस सिंपल सा ये बात होता है। अब सुनो, ये लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइलेशन, एसिलेशन का मीन, पहले एसिल ग्रुप सुन लो, एसाइल ग्रुप क्या होता है, जैसे अल्काइल ग्रुप था वैसे एसाइल ग्रुप होता है, सुनो ये सिंपल सा, एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। अब सुनो रिएक्शन सेम की सेम है, अगर कोई आर ग्रुप ऐड हो मीन्स मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ऐड हो तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किलेशन, एल्काइलेशन। और अगर ये ग्रुप किसी पे ऐड हो जाए तो इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, अगर ये ग्रुप किसी पे ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एसिलेशन। ये देखो सिंपल सा, ये पूरा पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये एसिटिल क्लोराइड है, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एक्स आपको पता है, इस एक्स के साथ क्या हो जाएगा बार, HCl, और ये पूरा ग्रुप ऐड होगा, ये पूरा ग्रुप कौन सा है, एसाइल।
और अगर किसी पे एसाइल ऐड हो तो उसे क्या बोलेंगे, एसिलेशन। और एसीटोफिनॉल बन गया, कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल, फिनॉल फिनाइल कीटोन लगा है तो क्या बोल देंगे, फिनॉल। और एसिड, क्योंकि एसिड CH3 ग्रुप क्या होता है, एसिड। सिंपल समझ में आ गई बात। अब सुनो, यही ग्रुप आप इससे भी निकाल सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड से। देखो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, CH3। अब आप इस ग्रुप को एसिटिल ग्रुप बोल दो, और ये पूरा ग्रुप किसके साथ बाहर चल जाएगा, H के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, सी डबल बॉन्ड O और H, एसिटिक एसिड। ये तो बना लेगा आपका एसिटिक एसिड H के साथ रिएक्शन करके। और ये पूरा ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ बाहर। ये देखो सिंपल सा निकल, ये ऐसे ऐड होगा, ये एसाइल ग्रुप हो रहा, ये तो लग गया इस पे, ये तो लग गया इस पे। और जो आपका बचा ये देखो, CH3COO, ये देखो CH3COO और H इसका बाहर, ये इसके साथ क्या बना देगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये ग्रुप आपका एसाइल ग्रुप लग गया बेंजीन, तो इसे क्या बोलेंगे, एसिलेशन, एसाइलेशन, एसाइलेशन। सिंपल सी बात है, याद रखना। फ्रीडल क्राफ्ट आपको मैंने दोनों करवा दी। अगर आर ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किलेशन। आर ग्रुप ऐड हो, और एसाइल एसिलेशन का मीन क्या है, आप बस ये ग्रुप याद रखना, CH3, सी डबल बॉन्ड O, Cl। बनाना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, ये HCl इसके साथ बाहर। ये पूरा ग्रुप अगर किसी पे ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एसिलेशन। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सुनो यहाँ पे क्या बोला, अगर आपने Cl2 ले ली, Cl2 ले ली एक्सेस में, इसमें ले ली एक्सेस में, ये देखो लिखा हुआ, इफ एक्सेस इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज यूज, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, टेक प्लेस होगी हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग पे, और क्या होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर, और सारी जगह पे क्या लग जाएंगे, Cl। सारी जगह पे क्या लग जाएंगे, Cl। ये सिंपल सी बात है। ये अगर बेंजीन को आप ट्रीटमेंट करा रहे हो एक्सेस ऑफ क्लोरीन पे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन रहा है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात है, याद रखो। हुआ क्या है, आपने एक्सेस में ले लिया Cl2, डार्क में करवा रहे हो और ठंडी में रिएक्शन करवा रहे हो, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होगी, एनहाइड्रस Cl, तो सारे के सारे H बार, सारे के सारे H बार HCl के साथ बार। और फिर बात आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेंगे, Cl। कितने Cl, 6 Cl प्लस बनेंगे, और 6 पोजीशन पे क्या लग जाएंगे, Cl। इसको इसको क्या बोलेंगे, 6 पोजीशन पे इसलिए हेक्सा, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप एक्सेस, मतलब एक्सेस का मीन क्या है, अगर ज्यादा मात्रा के अंदर आप हेलोजन ले रहे हो तो हेलोजिनेशन होगा, एक बार कार्बन पे नहीं, सारे के सारे कार्बन। सिंपल सी रिएक्शन। अब आगे सुनो, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनो, सबसे पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये तो बताइए। आपने कैटालिस्ट लिया है, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में क्या करेगा, सहायता। सेकंड क्या बनेगा, कार्बन केटाइन इंटरमीडिएट। और आपको पता है कार्बन केटाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट। थर्ड क्या है, जो आपने कार्बन केटाइन लिया है उससे प्रोटॉन मींस H प्लस रिमूव होगा, उससे H प्लस क्या होगा, रिमूव। तीन रिएक्शन है देखो। सबसे पहले क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगी, E पॉजिटिव बनेगा। फिर क्या बनेगा, कार्बन केटाइन, कार्बन केटाइन। थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन बार मींस H प्लस क्या हो जाएगा। ये तीन स्टेप है। सबसे पहले सुनो, वैसे तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल बता दिया, पर इसमें आपको डिटेल में बताऊँ इलेक्ट्रोफाइल बनती कैसे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपने देखो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट तो सारे में लिया है, चाहे क्लोरीनेशन किया है, चाहे एल्किलेशन किया है, चाहे एसिलेशन किया है, जैसे एनहाइड्रस Cl3 आपने लिया है। इसको मैंने बताया था लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और ये आपको क्या बना के देगा, ये आपको क्या बना देगा, Cl पॉजिटिव या R पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप, या RC डबल बॉन्ड SL, मतलब एसिलिनियम आयन, एसिलिनियम आयन। ये सारे के ब्रैकेट, ये देखो सिंपल सी रिएक्शन। फर्स्ट बताया इसमें देखो, Cl वाले में AlCl3 रिएक्ट करेगा, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव वाला ये देखो, ये आपका बन गया क्लोरीनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। और ये बाद में आपको बताया है वापस उस S के साथ इस Cl को रिएक्शन करके बाहर कर देगा। एक बार कैटालिस्ट रिएक्शन देखो, CH3 में क्या होगा, ये Cl वापस इससे रिएक्ट करेगा, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। ये पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके साथ जुड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका CH3 मिथाइल कार्बन एटम। और ऐसे ही ये एसिलिनियम आयन, ये पूरा
पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसके साथ ऐड हो गया, AlCl 4 बना दिया, ये आपका कार्बन कैटायन बन गया, सॉरी आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब सुनो, आपको याद हो तो जब अपने नाइट्रेशन किया था तो दो एसिड लिए थे, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। यहाँ हमेशा याद रखो आपने लिए थे H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड, जब आपने नाइट्रेशन किया था दोनों के दोनों कंसेंट्रेशन। अब याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज ए एसिड की तरह बिहेव करेगा इस रिएक्शन में, और ये एज ए किसकी तरह रिएक्शन में बिहेव करेगा, बेस की तरह। मींस ये आपको H प्लस देगा और ये क्या देगा, OH नेगेटिव। और आपका नाइट्रोनियम है जो क्या बनाएगा, ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा। देखो ये सिंपल सी रिएक्शन, ये H2SO4 है, इसने H दिया और इसने क्या दिया, OH नेगेटिव। आगे देखो वो देगा OH नेगेटिव आपको, ये देखो ये एच इसके ऊपर जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एच। ओ के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज भी आ गया और 3 बॉन्ड। आपको पता है ना तो ओ प्लस बर्दाश्त करेगा और ना 3 बॉन्ड। ये देखो यहाँ पे ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया। अब नाइट्रिक एसिड का ये पूरा पूरा ग्रुप क्या हो गया बाहर, ये पूरा पूरा ग्रुप क्या हो गया बाहर, ये देखो। और ये आपका क्या बना दिया, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ऐसे। और ये देखो सिंपल सी रिएक्शन, यहाँ से OH बार हुआ तभी तो इस पे प्लस आया, ये देखो। तो मींस नाइट्रिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे बेस की तरह, और सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। ये सिंपल सी बात इसने यही भी बताई है, देखो। इन द केस ऑफ नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन is produced by the transfer proton from sulfuric acid। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ किसका काम कर रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, H प्लस दे रहा है। और आपको पता है 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आर्नियस का सिद्धांत, जो आपको प्रोटॉन दे या H प्लस दे, H प्लस दे उसको क्या बोलते हैं, एसिड। और ये देखो लिखी हुई है उस लाइन में, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द प्रोसेस ऑफ जनरेशन नाइट्रोनियम आयन सल्फ्यूरिक एसिड सर्व Na एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज ए बेस। समझ में आ गया बात। और इसे क्या बोलते हैं, सिंपल एसिड बेस इक्वल, सिंपल सी रिएक्शन थी। अब सुनो, ये तो बन गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। CH पॉजिटिव बन गया, CH3 पॉजिटिव बन गया, ये अल्कलाइजेशन, ये हेलोजिनेशन और ये आपका मेसिलेशन, ये आपका NO2 बना, ये क्या करेगा, नाइट्रेशन। सभी में आपको क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होगा किसी भी कार्बन पे तो एक पे आएगा माइनस और दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला आपके पास कौन सा मिलेगा, कार्बन कैटायन, कार्बन कैटायन। ये देखो सिंपल सा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इन्होंने किया अटैक, ठीक है। इस पे मान लो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे माइनस था तो इस पे प्लस आ गया, माइनस और प्लस ने बॉन्ड बना लिया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है ये तो। अरे यार रफ करना था। ये देखो सिंपल सी, यहाँ से पाई ने इस पे अटैक किया, इस पे मान लो माइनस तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। और इसने प्लस और माइनस ने तो यहाँ पे मान लिया। अब ये कार्बन देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये कौन सा कार्बन बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें एक कार्बन कौन सा बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे होंगे, इस पे आ गया प्लस। और ये कार्बन आपका क्या बन गया, कार्बन कैटाइन, कार्बन कैटाइन। और सेकंड में था ही क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटाइन, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। इस पूरे को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन। ये स्टेबल किस होगा, कार्बन कैटाइन। ये देखो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये देखो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ। बट यहाँ देखना ये रेजोनेंस तो हो रही है, ये डीलोकलाइजेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा रेजोनेंस यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, sp3, sp3 देख लो चेक, ये ऐसे डॉट नहीं लगा इसे, ये जो इसकी हाइब्रिड बना रहा है वो ऐसे नहीं बना रहा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन पूरा रेजोनेंस नहीं शो कर रहा। ये देखो डीलोकलाइजेशन हो रहा है पर यहाँ तक नहीं हो रहा इस वाले में, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, sp3। इसलिए इसने बुक ने ऐसे दिखाया इसको। एनसीईआरटी में प्लस चार्ज इस पे है, इस पे आ रहा है, सॉरी इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है, इस पे कोई भी प्लस चार्ज नहीं आ रहा। तो इसलिए ये देखो लाइन लिखी भी है यहाँ पे बिल्कुल, ये देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन लूज इट्स एरोमेटिक करेक्टर। एरोमेटिक रेजोनेंस तो शो कर रहा है, स्ट्रक्चर तो है पर पूरा पूरा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, sp3। ये देखो लिखा हुआ डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन स्टॉप sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये देखो इस कार्बन पे ये डीलोकलाइजेशन या एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं हो रही है। समझ में आ गया ये सिंपल सा। अब सुनो, अब आपको ये तो बात पता चल गया रेजोनेंस के कारण ये चलो यहाँ तक ना हो, पर ये तो स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, 1 2 3 स्ट्रक्चर तो बन गई। पर आपको बताया जो भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर रहा है रेजोनेंस की, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा शो कर रहा है
तो वो क्या होती है, स्टेबलाइज होती है। उतनी ज्यादा मतलब मान लो अगर कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक से ज्यादा 2 3 4 शो कर रहा है तो मीन वो स्टेबल कंपाउंड है। और इंटरमीडिएट स्टेबल हो तो उसका बोलता है प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्टेबल। तो ये अब सिंपल सी बात है। अब आपको पता है इस पे है पॉजिटिव और इसने मैं रखे थे 4 कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज। तो अब आपको पता है यहाँ पे Cl जो आपने इसको दिया था AlCl4 बना था। अब ये Cl किसके साथ रिएक्शन करेगा, H के साथ, और H किसके रूप में बाहर निकलेगा, प्लस में। और आपको बताया था थर्ड स्टेप में होता है क्या, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये देखो क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो आपको पता है एरोमेटिक एरोमेटिक करेक्टर कंप्लीट नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास क्या है, एक कार्बन sp3। अब वो अपने एरोमेटिक करेक्टर को कंप्लीट करने के लिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो अपना क्या कर देगा, प्रोटॉन को रिलीज, प्रोटॉन को कहेगा भाई तू इस Cl के साथ चल बाहर। AlCl3 आपको पता है कैटलिस्ट जैसा है वैसा का वैसा बाहर आ जाता है रिएक्शन में। रिएक्शन को स्टार्ट जरूर करता है मान लो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे है एक बार रिएक्शन को बस स्टार्ट किया फिर बाद में अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ जाता है। ये तो बताइए कैटलिस्ट है, ये HCl बार। और यहाँ पे क्या लग गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और ये आपके नाइट्रेशन वाले में, ये आपके किसमें, नाइट्रेशन वाले में, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड वाला बना था। जिसने सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एच दिया था वो अपना एच वापस ले गया। सिंपल सी रिएक्शन। और इसने रिमूवल ऑफ प्रोटॉन क्यों किया, क्योंकि इसका आपको पता है एरोमेटिक कैरेक्टर पूरा नहीं हो रहा। एरोमेटिक कैरेक्टर है वो पूरा नहीं हो रहा क्योंकि रेजोनेंस तो हो रही है पर एरोमेटिसिटी नहीं हो रही, वो पूरा नहीं हो रहा सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये सिंपल सा। अब सुनो एडिशन रिएक्शन, आपको बताया था नॉर्मल कंडीशन में तो आपको पता है बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पर अगर आप वाइग्रस कंडीशन ले रहे हो, टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं, तो आपको एडिशन रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगी। अंडर वाइग्रस कंडीशन एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर निकल कैटालिस्ट, ये आपको बताइए हाइड्रोजिनेशन, निकल कैटालिस्ट डबल बॉन्ड को ट्रिपल सिंगल बॉन्ड में तोड़ने में माहिर। ये आपने हाइड्रोजन ऐड किया इसलिए इसको क्या बोल दिया, हाइड्रोजिनेशन। आपकी क्या बन गई, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अगर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो क्लोरीन की बेंजीन के साथ, तो बेंजीन के जो सारे के सारे डबल बॉन्ड है वो सारे के सारे टूट जाएंगे और सभी की जगह क्या लग जाएगा, Cl। क्या लग जाएगा, Cl। ये देखो सिंपल सा। और इसकी एरोमेटिक नेचर खत्म होगी क्योंकि अब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया साइक्लिक में। ये देखो लिखा हुआ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC मिलते हैं इसको, बेंजीन BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन के ऊपर कितने, वैसे बेंजीन ये है इसलिए इसको बोला, इससे डेरिवेट हुआ ना इसलिए इसको बोल दिया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यूवी लेना है, अल्ट्रावायलेट वेव। और आपको पता है टेम्परेचर कितना देना, 500 केल्विन। और ये मैंने बताया था एडिशन रिएक्शन मीन आपने किसी को जोड़ना है तो आपको ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं देना, इसको करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ेगा। कैटलिस्ट याद रखना बस इसके। अब सुनो कंबंशन। कंबंशन बिल्कुल सिंपल सा, आपको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंबंशन करोगे तो CO2 पानी लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होती है, ये आपको बेसिक सा पता है। बैलेंसिंग आती है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी कितने आपको मान लो कौन सी हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड दिया है उसके लिए कितनी O चाहिए, कितनी CO2 चाहिए, कितने H2O बनेंगे। ये वैसे फॉर्मूला है, आप याद रखना एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी। जो आपके कार्बन है वो एक्स की वैल्यू है, जो हाइड्रोजन है वो वाई की वैल्यू। अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो आप आसानी से इसको कर दो, सिंपल सी रिएक्शन। और ये आपको बताइए आप बेंजीन को हीट करोगे तो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी एंड CO2 एंड वाटर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। अब सुनो सबसे बढ़िया टॉपिक इस चैप्टर का, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप आपने ऐड कर दिया, जैसे मान लो OH Cl या कोई भी ग्रुप आपने ऐड कर दिया, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक COOH, तो फिर वो पूरी पूरी बेंजीन है किसके किसकी तरह, मतलब वो क्या करे बिहेव करेगी। ये ऑर्थो पे मान लो, अब मैं आपको एक बेसिक से समझाता हूँ, जैसे मान लो ये आपने कोई बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा रखा है, जैसे यहाँ पे देखो OH लगा रखा है, क्या लगा रखा है, OH। और आगे देखो आपने जैसे Cl लगा रखा है, क्या लगा रखा है, Cl। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया है, नाइट्रो। तो इन ग्रुप से लगाने के बाद ये कैसे रिएक्शन के अंदर देगा और क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको मैं सारा कुछ बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। आपको पता है रेजोनेट्स जो आपका प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट होता है, पता है क्या आपको, सुनो मैं बताता हूँ आपको। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मींस ऐसे ग्रुप लगे हैं, ऐसे ग्रुप लगे हैं जिनके कारण
जिनके कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रो डेंसिटी बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो वो आके कहाँ जुड़ जाए, ऑर्थो और पैरा के, उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आ गई बात? ये आपको समझाता हूँ, देखो अगर आपने OH लिखा तो OH ने क्या दिया, लोन पेयर, OH ने क्या दिया, लोन पेयर, और आपको बताया यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, इस पे आ गया पॉजिटिव, और ये देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे शिफ्ट हो गए तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये आगे शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ देखो, या तो नेगेटिव चार्ज आपका आ रहा है ऑर्थो पे और या कहाँ आ रहा है पैरा पे, इधर देख लो वापस कहाँ गया, ऑर्थो पे। मीन्स अगर आपको नॉर्मल एक स्ट्रक्चर से समझाऊं तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद इन ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे क्या है, ज्यादा, ऑर्थो पे क्या है, ज्यादा। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे ज्यादा है या कहाँ ज्यादा है, पैरा पे। तो इन ग्रुप के कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इनको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसके खुद के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है और बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। और आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा, ये बहुत ही कम दिखाएगा पर माइनस आई इफेक्ट फिर भी दिखाएगा। आपको पता है इंडक्टिव है, इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। प्लस आर इफेक्ट का मीन ये अपने लोन पेयर इसको दे रहा है या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा रहा है, और बेंजीन के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है आपके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो आने वाला ग्रुप जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आके जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर आके जुड़ जाएगा, यही बात इसने बताई। भी अगर मान लो मोनो सब्स्टिट्यूशन आप ग्रुप लगा रहे हो बेंजीन के ऊपर तो बेंजीन इतने टाइप से बिहेव शो करेगा, दो पे, कितने टाइप से, दो से, या तो ऑर्थो और पैरा प्रोड्यूस करेगा या कौन सा प्रोड्यूस करेगा, मेटा। ऑर्थो और पैरा तो साथ में ही हो जाएंगे और मेटा वाला अलग, वो भी आपको कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, और ये थ्योरी आपको मैंने जो बताई है वो कि वही सिंपल इसने लिख रखी है, मैं आपको सारा बता दूँ, कहाँ गया भाई, तो आ जाओ। और यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये मैं आपको भी समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, सुन लो। अगर आपके बेंजीन के ऊपर OH जैसे ग्रुप लगे, OH जैसे या ऐसे ग्रुप, NH3, ये देखो NH3, ONH2, NHR, ये ऐसे ग्रुप लगे जिनके ऊपर लोन पेयर है, जिनके ऊपर लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करें, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करें, इंक्रीज, मींस प्लस आर इफेक्ट भी दिखाएं, और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग भी हो, मींस ऑर्थो पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े और उसको ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करें तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब आप यहाँ पे आएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका मीन भी आपको मैं समझाता हूँ। डीएक्टिवेटिंग का सुन लो, सीएल है, लोन पेयर के कारण ऑर्थो और पैरा के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, ऑर्थो पे भी आ रहा है नेगेटिव चार्ज, वही बात पैरा पे भी है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो तो सिंपल सी बात है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आके जुड़ेगा। अब सुनो, सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, ये प्लस आर दिखाने के साथ साथ माइनस आई भी दिखा रहा है, और माइनस आई ओ के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा दिखाएगा, बहुत ही ज्यादा दिखाएगा, जिसके जिसके कारण ऑर्थो के ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये याद रखना, प्लस आर के साथ साथ माइनस आई दिखा रहा है, माइनस आई ज्यादा दिखाने के कारण ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग भी है, ये देखो लिखा, एरिल हैलाइड के केस में हेलोजन आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटेड, मॉडरेट है मींस कम दिखाएगा डीएक्टिवेटिंग कैरेक्टर पर दिखाएगा जरूर, क्यों, क्योंकि इसके पास आपको पता है सीएल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ रही है उसके पैरा के कंपेयर में ऑर्थो पे थोड़ी सी क्या करेगा, कम कर देगा, ड्यू टू अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने का या माइनस आई इफेक्टिव, देखो यहाँ लिखा है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन रिंग डिक्रीज, याद रखना ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस के कारण तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, पर सीएल इन लोन पेयर के कारण तो इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, पर सीएल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण माइनस आई इफेक्ट होने के कारण थोड़ी सी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर, क्या कर देगा, कम। तो याद रखना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ डीएक्टिवेट ग्रुप भी है। इट मेक, ये देखो लिखा हुआ, इट मेक फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट ड्यू टू रेजोनेंस एंड डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन ग्रेटर, ये देखो लिखा हुआ
मेटा पोजीशन पे ज्यादा होगा, मेटा पोजीशन पे क्या होगा, ज्यादा। क्यों? और ये देखो, ये सिंपल शब्द है, ओ सॉरी, और मेटा के कंपेयर में तो आपको होता है ऑर्थो और पेरा पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, मेटा पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो या तो कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो पे, या कहाँ बढ़ रही है, पेरा पे। ये तो सिंपल सी बात इसने बता दी। और ये बताया ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको दी हुई है। और ये देखना डीएक्टिवेटिंग का मीन क्या है, डीएक्टिवेटिंग का मीन ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, मॉडरेट दिखाता है, बट मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, मॉडरेटिंग डीएक्टिवेट कर रहा है, कर तो है। और इसमें सारे याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रही है और माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, पर बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही कम। तो ओवरऑल ये क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओवरऑल क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और आप सुनो, मेटा पे आके क्यों नहीं जुड़ रहा, क्योंकि मेटा पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज नहीं है। ऑर्थो मेटा तो पता ही होगा आपको, सिंपल सा बता देता हूँ। अगर कोई बेंजीन के ऊपर ग्रुप जुड़ा तो उसके पास वाले कार्बन कौन से होते हैं, ऑर्थो, आगे वाला मेटा, और एंजमा, जो बिल्कुल एंजमा उसके सीध में हो उसको क्या बोलते हैं, पेरा। उसको क्या बोलते हैं, पेरा। जो बिल्कुल सामने उसको क्या बोलते हैं, पेरा। ये सिंपल से इसमें होता है। देखो, द ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो पेरा, अगर कोई आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एज द एन एग्जांपल डिस्कस डायरेक्टिंग इंक्लूड्स फिनोलिक ओएच भी। अपने इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, फिनोल। फिनोल मींस बेंजीन पे क्या लगा, ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप। और इसकी आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है अभी, ऑर्थो और पेरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आसानी से कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पेरा में, क्योंकि उसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको पता है माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, OH ग्रुप पर बहुत ही कम दिखाता है। ऑपरेट ड्यू टू विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो और पेरा। और एक याद रखना, अगर आपसे पूछ ले वे पेरा वाला ज्यादा बनता है कि ऑर्थो वाला, तो ज्यादा कौन सा बनता है, हमेशा ही पेरा। क्योंकि अगर कोई माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो वो तो ज्यादा ऑर्थो से तो पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पर पेरा से लेने में उसको ज्यादा दिक्कत होगी या दूर रहेगा ना उससे, तो अपना इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा कहाँ दिखाता है, ऑर्थो पे। और ये मैंने आपको बता दिया। और ये याद रखना, ये सारे ग्रुप, ये सारे के सारे ग्रुप ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग के साथ साथ क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ओवरऑल बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। और जो आपका हेलोजन है वो स्पेशल कंडीशन है। आप देखो, ये ऑर्थो पेरा तो है, बट इसके साथ साथ क्या है, डी एक्टिवेटिंग। डी एक्टिवेटिंग मीन्स माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा, उसके कारण ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा क्या कर देगा, कम, कंपेयर विद पेरा के। मीन जितना बढ़ना चाहिए इस पे ऑर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, कम कर देगा। अब सुनो, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग, कुछ ऐसे ग्रुप जो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज ना ला के कौन सा चार्ज ला रहे हैं, प्लस, और अपने पे क्या ला रहे हैं, नेगेटिव। अपने पे क्या ला रहे हैं, नेगेटिव। तो इनको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। और ये आपको होता है माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करें, ओवरऑल कम करें। अब सुनो, ये प्लस चार्ज आया इस रेजोनेंस के कारण, ये देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो इस पे आ गया पॉजिटिव। एक तो ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है, एक कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, पेरा पे। अब सुनो, ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है, ये रिंग है, स्ट्रक्चर के कारण ऑर्थो पे और पेरा पे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ऑर्थो और पेरा पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मेटा के ऊपर देखो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर अपने बात करें अब इसमें कंपेयर में, देखो ऑर्थो और पेरा के कंपेयर में बात करें, ऑर्थो पे भी पॉजिटिव और पेरा पे भी पॉजिटिव, तो मींस इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कम। अब आएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब आपको पता है, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस। इन मेटा पे तो कोई चार्ज नहीं है, मींस मेटा ऑर्थो और पेरा के कंपेयर में यहाँ रिच स्पीसीज है, तो ये आके कहाँ अटैक कर देगा, इसलिए इसको क्या बोला है, मेटा डायरेक्टिंग। अगर आने वाला ग्रुप, इनकमिंग ग्रुप है वो मेटा पोजीशन के ऊपर आके जुड़े तो उसे क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये सारे जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, अगर ये डायरेक्ट किसी बेंजीन पे जुड़ी हो तो याद रखना जिंदगी के अंदर ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आई। और ये याद रखना मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग और डी एक्टिवेटिंग ग्रुप ही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, कम। ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, नाइट्रोबेंजीन। ये आपको स्ट्रक्चर में दिखाना है। और ये आपको बताइए, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये रिंग पर क्या कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऑर्थो पेरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम करनी है कंपेयर देन मेटा की, तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ टेक कर देगा, मेटा पे।
तो मैं ये इसलिए क्या देते हैं, मेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया, इसके कारण याद रखना यहाँ ग्रुप आगे कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, क्योंकि इन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और तो पेरा पे। अब आपका लास्ट टॉपिक रहा है सिंपल सा। अब सुनो, टॉक्सिसिटी, कार्सियोजेनिटिसिटी मींस कार्सियोजेनिक नाम सुना होगा आपने। टॉक्सिक का तो मतलब बताइए, जहर मींस कोई चीज। अब सुनो, ये सारे पहले आप एग्जांपल से देखो। यहाँ बेंजीन रिंग कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सभी में देखो बेंजीन रिंग दो से ज्यादा है सभी कंपाउंड में। अगर याद रखना, बेंजीन रिंग या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, दो से ज्यादा, तो ऐसे कंपाउंड आपके लिए टॉक्सिक साबित होते हैं। और कैंसर, देखो ये लिखा लगा, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन more than 2 benzene ring are toxic said to causes cancer, और आपके कैंसर भी कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्सियोजेनिक। कार्सियोजेनिक, कार्सियो शब्द किससे संबंधित है, कैंसर से। किससे संबंधित है, कैंसर से। और आपको पता है कैंसर ही कर रहे हैं तो टॉक्सिक तो ऑटोमेटिक ही होगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी। मेन सिंपल सी बात है, अगर दो से कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसमें दो से ज्यादा बेंजीन रिंग है, तो वो आपके टॉक्सिक मटेरियल के अंदर आएंगे और आपके कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या सॉरी कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कार्सियोजेनिटिसिटी, टॉक्सिसिटी। ये देखो सिंपल सा लिखा है। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म इन कंप्लीट कंबंशन। अब एक बात बताता हूँ आपको, पता है तंबाकू वगैरह या मान लो कोयले वगैरह या पेट्रोलियम वगैरह, इनका इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, पता है क्यों, इनका इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। इसका क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबंशन। इनकम्प्लीट कंबंशन के कारण ऐसे ही मटेरियल बनते हैं, मीन्स जो कार्सियोजेनिक हो, मीन्स कैंसर रोगजनक हो, कैंसर आपके कर दे, ऐसे मटेरियल। इसलिए इनको सरकार कहती है तंबाकू वगैरह मत खाओ। तो पता चल गया तंबाकू वगैरह क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके इनकम्प्लीट होने से ऐसे मटेरियल ही प्रोड्यूस होंगे जिनमें दो से ज्यादा क्या हो, बेंजीन रिंग। कोयला है चाहे पेट्रोलियम है ये। और ये देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको होता है, प्रॉफिट तो करने से नहीं, ये नुकसान ही पहुंचाएंगे आपको। ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे तो बायोकेमिकल जो भी रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये आपके डीएनए और आपके डीएनए को डैमेज करेंगे, उससे क्या होगा, आपके कैंसर। क्या होगा, कैंसर। और आपको कुछ कार्सियोजेनिक हाइड्रोकार्बन के यहाँ क्या दिए हैं, एग्जाम्पल क्या दिए हैं, एग्जाम्पल ये देखो, 1 2 बेंजा एंथ्रासीन, 1 2 बेंजा एंथ्रासीन। यहाँ क्या लिखा है, मिथाइल है, तो ये क्या हो गया, 3 मिथाइल कॉल एंथ्रासीन, 3 मिथाइल कॉल एंथ्रासीन। बस ये नाम याद रखना, क्योंकि कई बार सीधा पूछ ले आपसे इनमें से कौन से सब्सटेंस है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्सियोजेनेटिसिटी या टॉक्सिसिटी या कार्सियोजेनिक है, तो ये बस जस्ट आप नाम याद रखना। यहाँ क्या लिखा है, 1 2 बेंजा पायरिन, वन। इनमें देख लो वैसे सभी के अंदर दो से ज्यादा रिंग है, इसमें देख लो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, सभी में लगभग दो से ज्यादा ही रिंग है। नाम देख लो इसमें, 1 2 5 6 डाई बेंजाइट्रासीन हो गया। ये क्या है, 9 9 10 डाई मिथाइल है, 1 2 बेंजाइट्रासीन, 1 2 बेंजाइट्रासीन। सिंपल सी रिएक्शन थी और सिंपल से कंपाउंड थी, ये इसके एग्जांपल है। होप सो आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया होगा। रुको रुको एक बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट फाइनली 5 पार्ट के अंदर। और अगर आपको कुछ समझ में आया है, बढ़िया लगा है, कोई फीडबैक हो तो जरूर बताना। और अगर आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से तो इसको प्लीज शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट कौन सा बनाना है। मिलते हैं जल्दी।